हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। तो आज हम सेगमेंट 4 का जो सेकंड टॉपिक है यानी कि लोड फ्लो स्टार्ट करेंगे। तो लोड फ्लो में बेसिकली पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो होगा आपका थ्योरी बेस यानी कि लोड फ्लो स्टडी के जो बेसिक पॉइंट है कि कितने टाइप की बसेज होती हैं और बस से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं और किस तरह से स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस फाइंड आउट की जाती हैं। स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस में इटरेटिव मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पे आपसे वाई बस फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाई बस फॉर्मेशन में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, सपोज आपको कोई सिस्टम दे दिया जाएगा, या तो आपसे डायरेक्टली उसके लिए वाई बस पूछ ली जाएगी, या फिर आपको सिस्टम की वाई बस दे करके फिर पूछा जाएगा कि सिस्टम में हमने कोई एक ट्रांसमिशन लाइन को हटा दिया है या फिर हमने कोई नई ट्रांसमिशन लाइन ऐड कर दी है, तो उससे वाई बस में कौन कौन से एलिमेंट में चेंज आएगा और अब नए एलिमेंट क्या क्या होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, वो होगा आपका मेथड के ऊपर। मेथड यानी कि जो आपके दो मेथड हैं जो आपके सिलेबस में, गॉस सिडल मेथड और एक न्यूटन राफ्सन मेथड। तो उनके बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उन मेथड्स में कौन सी एल्गोरिदम्स यूज़ की जाती है, और हमें प्रोग्रामिंग तो करनी नहीं है इनकी। बाकी एक्चुअल तो ये टॉपिक पूरा रिसर्च का है, पूरा प्रोग्रामिंग टॉपिक है। यहाँ पर हमें बस इन मेथड्स का जो बेसिक फंडामेंटल है वो जानना है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा जो आपके एनआर मेथड में जैकोबियन मैट्रिक्स जो आपके आएगा, उस जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जा सकता है। इस ऑर्डर को पूछने के क्वेश्चंस हैं वो गेट में भी आ चुके हैं और इसरो एग्जाम्स जो होती है इलेक्ट्रिकल की उसमें भी पूछे जाते हैं और आपके ईएससी में भी पूछे जा सकते हैं। तो एक तो 8 क्वेश्चन बन गए। और एक और टाइप के क्वेश्चन जो आपके यहाँ से आएंगे वो आपके पूछे जाते हैं कि रिएक्टिव पावर का जो फ्लो है, रिएक्टिव पावर फ्लो और आपका एक्टिव पावर फ्लो, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये कौन सी बस से कौन सी बस की तरफ होंगे। यानी कि बस, अगर आपके पास बस ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता है, इसकी वोल्टेज पता है और बी की वोल्टेज भी पता है, और इसका आपको पावर एंगल भी पता है, यानी कि टोटल वोल्टेज विद मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों पता है, तो आप किस तरह से बताओगे कि रिएक्टिव पावर कहाँ से कहाँ फ्लो होगी और एक्टिव पावर कहाँ से कहाँ फ्लो होगी। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो टोटल टाइप हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइप के आपके क्वेश्चंस हो गए जो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो आपके इस तरह का यहाँ से डाटा बन सकता है। एक तो बात ये होगी। दूसरी चीज़ आपके ये इस टॉपिक के बारे में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं लोड फ्लो से रिलेटेड जो भी आप पढ़ने वाले हो, उसमें आपको बेसिक तो समझ में आ जाएगा, वाई बस मैट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी गॉस सिडल और न्यूटन राप्सन मेथड जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पावर सिस्टम में, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक्चुअल में मेथड बने हैं, मैं आपको एल्गोरिदम बताऊँगा, फ्लो चार्ट बताऊँगा, तो उनसे आपको ठीक है स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगा। बट ये मेथड अच्छे से जब क्लियर होते हैं जब हम खुद से इनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग टूल्स कुछ भी यूज कर सकते हो, आप फोर्ट्रान में कर सकते हो। फोर्ट्रान बेस्ट लैंग्वेज है अगर आपको किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले को यूज़ करना है तो बहुत इजी और बेस्ट है बड़ी कैलकुलेशंस के लिए। बट आजकल इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और इसके लिए नया ऑप्शन जो है वो है मैटलैब। मैटलैब में भी आप इनको प्रोग्राम कर सकते हो। तो अगर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी अगर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस अगर बोली जाए तो लोड फ्लो स्टडी के बिना आप पावर सिस्टम की प्रैक्टिकल कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं, हम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हो जाते हैं, बट अगर हम इसकी पावर सिस्टम में एक्चुअल जब हम एक्चुअल फील्ड में जब जॉब होती है तो वहाँ पे आपको लोड फ्लो की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि रिसर्च के अंदर जाइए, चाहे आप कोई लोड डिस्पैच सेंटर में बैठिए, आपको लोड फ्लो स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हो जाता है। तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बट इसकी इम्पोर्टेंस होती है जब आपको प्रोग्रामिंग के साथ इसको थोड़ा सा रिलेट करके बताया जाए। बाकी तो प्रोग्रामिंग है नहीं कोर्स में, तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे इसको थ्योरेटिकल वे में समझना है, एल्गोरिदम को समझना है और बेसिक ये मेथड्स होते क्या क्या हैं और लोड फ्लो स्टडी का मतलब क्या है, ये सब पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं लोड फ्लो स्टडी है जो आपकी की क्यों जाती है, यानी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, लोड फ्लो स्टडी एक तरह का जो है स्टडी स्टेट एनालिसिस है। स्टडी स्टेट एनालिसिस का मीनिंग क्या है कि आपके पास सिस्टम में क्या होती है, सिस्टम में जनरेटर होंगे और जनरेटर किससे कनेक्ट होंगे, वन जनरेटर, टू जनरेटर या फिर मोर देन फोर जनरेटर एक सिंगल बस से कनेक्ट हो सकते हैं।
तो ये बस है आपकी, और सपोज इसी तरह की कोई दूसरी बस है, ये जनरेटर है, ऐसे ही आपके पास एक और बस है, तीसरी बस है, और यहाँ पे सपोज कोई लोड कनेक्टेड है और इस बस पे भी कोई लोड कनेक्टेड है। यानी कोई भी फॉर्मेशन हो सकती है, बस पे जनरेटर भी कनेक्ट हो सकते हैं, लोड भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आपस में बस कैसे कनेक्ट होती हैं? आपस में बस आपकी कनेक्ट होंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, इस तरह से कनेक्ट होंगी। तो बस किसे बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन किसे बोलते हैं, ये पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस फिगर के अंदर जो आपको वाइट कलर से दिखाया हुआ है वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, और ये जो लाइंस हैं जिनको मैंने इस तरह कलर से शो किया है, ये आपकी जो लाइन है ये है बस, ये आपकी क्या है, यहाँ पे बस है। बस का मतलब क्या है? एक सेम पोटेंशियल पॉइंट की एक बार है, ये आपकी बस है। अब आपसे स्टडी स्टेट एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, नॉर्मल है, लोड सप्लाई हो रहा है। अब उस दौरान आपको बस के अंदर कितनी इंजेक्टेड पावर है, कितनी रिएक्टिव है, कितनी एक्टिव है, लाइन में कितना फ्लो हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, बस की वोल्टेज कितनी है, बस का पावर एंगल कितना है, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, और इसको बोलते हैं हम स्टडी स्टेट एनालिसिस। तो पावर सिस्टम पे आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हो, यानी कि उसकी स्टडी अगर आपको करनी है, तो पहले आपको बेसिक पॉइंट तो पता होनी चाहिए कि इस बस पे कितनी वोल्टेज है, कितना एंगल है, यहाँ पे कितनी पावर आप इंजेक्ट कर रहे हो रिएक्टिव में, और कितनी इंजेक्ट कर रहे हो रिएक्टिव में, कितना यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, कितना यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये सब फाइंड आउट किसकी हेल्प से होते हैं? ये सब फाइंड आउट किए जाते हैं आपके लोड फ्लो स्टडी की हेल्प से। तो पहली बात स्टडी स्टेट एनालिसिस है, और यही डिफरेंस है। लोड फ्लो स्टडी की जाती है स्टडी स्टेट ऑपरेशन में, और जब फॉल्ट आ जाता है तो हम फॉल्ट स्टडी को ऑपरेट करते हैं, जैसा कि हम सेगमेंट्स में देखने वाले हैं। फॉल्ट स्टडी कैसे की जाती है, डिफरेंट टाइप की फॉल्ट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो वो की जाती है जब आपका सिस्टम ऑपरेशन में फॉल्ट आ जाती है। नॉर्मल ऑपरेशन है, स्टडी स्टेट ऑपरेशन है, तो हम उसमें इन सब डाटाज को जो निकालते हैं, ये कौन किसके अंदर आते हैं? लोड फ्लो स्टडी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली हम इन सबको फाइंड आउट करने वाले हैं। दूसरा, लोड फ्लो स्टडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हाइपोथेटिकल कंडीशंस के लिए। हाइपोथेटिकल कंडीशंस का मतलब है सिस्टम है, सिस्टम में प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग का मतलब है कि हम ये प्लानिंग करते हैं कि सपोज आज तो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, हमें अगर हम आज से ठीक 4 या 5 साल बाद अगर हमें सिस्टम को इंक्रीज़ करना है, सिस्टम में और ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, सिस्टम को एक्सटेंड करना है, तो आप के लिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गई। तब आपको अगर सिस्टम की स्टडी करनी है, तब उसको बोलते हैं प्लानिंग करना। या फिर हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि कोई ट्रांसमिशन लाइन आपकी मेंटेनेंस के लिए हटा ली गई है, रिमूव कर ली गई है, आपका एक कनेक्शन रिमूव हो गया है, तो आपको सिस्टम के डाटा निकालने होंगे, क्योंकि आपको ये पहले ही हाइपोथेटिकली चेक करना होगा लाइन को रिमूव करने से पहले कि आपके सिस्टम के जो डाटा हैं उनको फाइंड आउट करके वो आपके लिमिट के अंदर हैं या नहीं है। अगर लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो आपको उसको लाइन को आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते हो। तो इन सब की जो हाइपोथेटिकल स्टडी होती है वो भी क्या होती है? लोड फ्लो स्टडी होती है। तो लोड फ्लो के अंदर दो तरह की बातें आ गई हैं। एक, आप स्टडी स्टेट में उसको अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको फाइंड आउट करना चाहते हो, एक तो स्टडी है। दूसरी स्टडी है कि अगर आपको प्लानिंग करनी है, हाइपोथेटिकल प्लानिंग, तो भी लोड फ्लो स्टडीज़ को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में आपके आता है कि अब हम कौन से पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था सिस्टम में क्या होगी, बस होगी, और जितनी भी बस होंगी उन सभी बस के लिए आपको 4 पैरामीटर्स को याद रखना है। सपोज ये आपकी बस है, ये आपका जनरेटर कनेक्टेड है, यहाँ से आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन ये थी और एक ट्रांसमिशन लाइन इस बस से कनेक्टेड थी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इस बस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 पैरामीटर कौन से हैं? फर्स्ट 2 पैरामीटर हैं एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। बाकी पैरामीटर क्या हैं? उसके अंदर बस की वोल्टेज कितनी है और बस का पावर एंगल कितना है। तो वोल्टेज और पावर एंगल ठीक है। आयत बस, आई का मतलब क्या है? हम ईच बस के लिए निकाल रहे हैं, तो हम आई बस की बात कर रहे हैं। 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो वी आई बस उसका मैग्नीट्यूड है और डेल्टा आई उसके लिए पावर एंगल है। अब यहाँ पे जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर है, तो ये सपोज आपकी बस है, तो ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर हम जो डिफाइन करते हैं ये होती है इंजेक्टेड। ये इंजेक्टेड पावर, इंजेक्टेड पावर का मतलब है सपोज यहाँ पे आपने जनरेटर कनेक्ट किया हुआ है, वो इसको पी पावर सप्लाई कर रहा है, और एक लोड है जो आपका पी पावर उससे बस से रिमूव कर रहा है, यानी कि एक तरह से बस से पावर कितनी ले रहा है? लोड पी एल ले रहा है, और सपोज ये आगे ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है। तो अगर आपको यहाँ पे पी आई निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? पी इंजेक्टेड। इंजेक्टेड का मतलब क्या है? आने वाली पावर पॉजिटिव है और जाने वाली नेगेटिव है। तो पी इंजेक्टेड अगर आपको यहाँ पे निकालना है, तो जितनी जनरेट हो रही है पी जी, उसमें से हम माइनस कर देंगे लोड वाली को, तो ये आपकी पी इंजेक्टेड है। तो हर बस के लिए हम इंजेक्टेड पावर फाइंड आउट करते हैं कि बस में एक्चुअल में कितनी पावर इंजेक्ट हो रही है।
दोनों फॉर्म में, एक्टिव और रिएक्टिव फॉर्म में। अब इंजेक्ट पावर निकाल रहे हैं तो इंजेक्ट पावर निकालने के लिए आपको, अगर सपोज जनरेटर की पावर भी गिवन है और लोड की पावर भी गिवन है, तो जनरेटर की पावर माइनस लोड की पावर आपकी क्या हो जाएगी, इंजेक्टेड पावर हो जाएगी। सपोज आपकी ये जनरेटर पावर है और ये आपकी लोड की पावर है, तो ये आपकी एक्चुअल में इंजेक्टेड पावर है। और सेम पैटर्न पे अगर आपकी रिएक्टिव पावर है तो क्यू जी माइनस क्यू लोड हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में, एक पीएसयू एग्जाम्स में पूछा गया था। इसमें जनरेटर की पावर दी हुई थी और क्या बोलते हैं आपका लोड की पावर दी हुई थी और पूछा गया था इंजेक्टेड पावर, तो आपको सिंपली माइनस करना था। अब आपके बस के अंदर होता यह है कि पावर सिस्टम में जितनी भी बसेज हैं, हर बस को हमने डिफाइन किया हुआ है कि हर बस में 4 पैरामीटर हैं, उनमें से 2 हमको पहले ही पता होते हैं और 2 हमें निकालने होते हैं। तो इस तरह से हमने बस को 3 टाइप में डिफाइन किया हुआ है। यानी कि आपको पता है पी क्यू वी और डेल्टा 4 क्वांटिटी हैं, 2 पता होंगी और 2 पता नहीं होंगी, यानी कि 2 नॉन है और 2 अननोन है। तो जो 2 नॉन क्वांटिटीज़ हैं, या फिर आप बोल दीजिए जो 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, उनके बेस पे हमने पावर सिस्टम में बस को 3 टाइप में डिफाइन किया हुआ है। तो फर्स्ट जो टाइप आता है वो आता है आपका लोड बस। लोड बस का मीनिंग क्या है कि जहाँ पे आपको पहले ही पता हो कि पी और क्यू की वैल्यूज़ क्या हैं, यानी कि जो इंजेक्टेड पावर है और इंजेक्टेड रिएक्टिव पावर है वो आपको पहले ही डिफाइन है। क्या नहीं पता है आपको, वी और डेल्टा नहीं पता है। तो मैंने आपको बताया था हर बस में 4 टोटल वेरिएबल्स हैं जिसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट वेरिएबल्स। ये जो आपके पी क्यू वी और डेल्टा हैं, ये क्या माने जाते हैं, ये माने जाते हैं आपके स्टडी स्टेट वेरिएबल्स। अब इन स्टडी स्टेट वेरिएबल्स में से 2 नॉन है, 2 अननोन है। तो पहला टाइप है लोड बस, जिसमें आपको पी और क्यू तो पता होता है और वी और डेल्टा नहीं पता होता है। और आपके पावर सिस्टम में 85% जो होती हैं बस, वो कैसी होती हैं, लोड बस होती हैं। ठीक है। अब इन बस के अंदर कैसे आप पहचानोगे कौन सी लोड बस है, जिस बस में जनरेटर कनेक्ट नहीं है वो आप लोड बस मान करके चल सकते हो। बाकी ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप पावर सिस्टम में किस तरह की स्टडी कर रहे हो, कौन से मेथड से स्टडी कर रहे हो। तो आप ये चीज़ें चेंज करते रहते हो। कभी आप किसी बस को पी क्यू बस मान लेते हो, पहले आप पी क्यू बस मान के चलते हो, फिर आपको पता चलता है कि जो कुछ कंस्ट्रेंट से बाहर आ रही हैं आपकी वैल्यूज़, तो आप उसको पीवी में कन्वर्ट कर देते हो। ये भी एक एल्गोरिदम में मेथड यूज़ होता है, पी क्यू टू पीवी कन्वर्जन और पीवी टू पी क्यू कन्वर्जन। तो वहाँ पर हम टाइप चेंज कर सकते हैं, बट जनरली हम ये बोल सकते हैं कि लोड बस में पी क्यू पता होता है और इसमें कोई जनरेटर कनेक्ट नहीं होता है। फिर आती हैं आपकी जनरेटर बस। जनरेटर बस कौन सी होती है, इनके नाम क्या क्या हैं। जनरेटर बस को हम बोल देते हैं आपके वोल्टेज कंट्रोल बस भी बोला जाता है और पीवी बस। पीवी बस का मतलब है आपको यहाँ पर पी और वी की वैल्यू पता होंगी और क्यू और डेल्टा की वैल्यू आपको निकालनी होंगी। तो ये है आपकी पीवी बस। ठीक है। अब पी और वी पता है, इसका मतलब पावर तो किससे फिक्स होती है, पावर फिक्स होती है आपकी इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। जो आपने लास्ट टॉपिक स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग हम पहले पावर को फिक्स कर देते हैं। यानी कि आपको पता है कि जनरेटर से हमें 50 मेगावाट पावर लेनी है, तो उस बस में 50 मेगावाट जो आपकी इंजेक्टेड है ये फिक्स हो चुकी है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच से। वोल्टेज फिक्स कर दिया आपने, सिंक्रोनस जो आपकी मशीन है अल्टरनेटर, उसकी एक्साइटेशन को कंट्रोल करके आपने वोल्टेज फिक्स कर दी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नॉन वेरिएबल जो हैं आपके पीवी हो चुके हैं और अननोन है क्यू और डेल्टा, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। और पावर सिस्टम में इस तरह की बस होती है 15%, क्योंकि जनरेटर आप हर बस पे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। जनरेटर कनेक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये जो है कॉस्टली चीज़ है, तो हर बस में हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ अवेलेबिलिटी होती है, पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे बस आपकी जनरेटर से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट और आपकी लास्ट बस आती है वो है रेफरेंस बस, स्लैक बस भी हम इसे बोलते हैं, और इसको स्विंग बस भी बोला जाता है। इसके 3 नाम है, रेफरेंस बस, स्लैक बस, स्विंग बस। कितनी भी बस हो उनमें से एक बस आपकी इसी टाइप की होती है। यानी कि इस बस में हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी 100 बस है तो उसमें से एक बस आपकी कौन सी होगी, स्लैक बस होगी। ओनली 1 बस आपकी इस टाइप की होती है। यहाँ पर आपके कौन सी 2 क्वांटिटी डिफाइन होंगी, यहाँ पे आपकी डिफाइन होती हैं वी और डेल्टा। वी और डेल्टा डिफाइन होगा और पी क्यू आपको निकालना होगा। अब यहाँ पे जो है हम बेसिकली रेफरेंस बस कौन सी बस को मानेंगे, रेफरेंस बस हम मानते हैं जिस बस में आपका सबसे बड़ा जनरेटर कनेक्टेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा सप्लाई जिस बस को मिल रही है वो आपकी मानी जाती है स्लैक बस, यानी कि स्विंग बस और रेफरेंस बस। पहले तो इसको हम रेफरेंस बस क्यों बोल रहे हैं, रेफरेंस बस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बस का काम क्या है कि इसको हम पहले ही मान लेते हैं कि इसका जो एंगल है वो 0 डिग्री है। मोस्टली केस में इसमें हम 1 0 लेकर के चलते हैं। बाकी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होता है कितनी आपकी बस की जो आपकी स्लैक बस है उसकी वोल्टेज और एंगल है। बाकी
एंगल मोस्टली जीरो मिलेगा आपको। वोल्टेज हो सकती है 1 पर यूनिट मिले, 1.04 पर यूनिट मिले, नियरली 1 होगी, क्योंकि आपको पता है पावर सिस्टम में मोस्टली बस की वोल्टेज नियरली क्या होती है, 1 होती है। 0.5 टू 1.5 तक मैक्सिमम वेरिएशन आ सकता है। इससे ज़्यादा वेरिएशन कब आता है, जब सिस्टम में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ गई है। अब ये आपका जो 0 डिग्री है, ये क्या डिसाइड कर रहा है कि सपोज किसी बस में हम 30 डिग्री लिख रहे हैं, तो ये इसको एक तरह से रेफरेंस प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेफरेंस बस। अब इसको स्विंग बस और स्लैक बस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सपोज आपने टोटल स्टडी कर ली, टोटल स्टडी करने के बाद आपने लॉस निकाल लिए पीएल और क्यूएल, तो ये लॉस आपको कौन सी बस सप्लाई करती है, ये करती है आपको रेफरेंस बस। यानी कि सिस्टम में एक बस को हम ओपनली छोड़ देते हैं कि इसका पी ना हमें पता है ना इसका क्यू हमें पता है। अब जितनी भी लॉस होंगे और जितनी टोटल पावर होगी, तो हमें लास्ट में सब कुछ सॉल्व करने के बाद जितने भी लॉस हैं उनको कौन सप्लाई करेगा, रेफरेंस बस सप्लाई करेगी। इसलिए इसको हम स्विंग बस बोलते हैं। स्विंग यानी कि इसमें हम एडिशनल जो डिमांड है उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके बस के टाइप हो गए। अब आपको एक चीज़ क्लियर है कि बस में जो है आपकी 85% बस पीक्यू बस हैं, 15% बस आपकी हैं जो पीवी बस हैं, और सिंगल बस आपकी ऐसी है जो स्विंग और स्लैक या फिर रेफरेंस बस उसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है कि थ्री बस सिस्टम पे हम अब इसकी स्टडी स्टार्ट करनी है। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोई भी बस उठा करके उसमें दो नॉन क्वांटिटी पता होने पर दो अननोन को निकालना है। सपोज आपके 3 बस का सिस्टम है, तो 3 बस के सिस्टम में आपके पास टोटल कितनी स्टडी स्टेट जो आपके फैक्टर्स होंगे, यानी कि टोटल आपके कितने वेरिएबल्स होंगे स्टडी स्टेट, वो होंगे 3 इंटू 4 12। उनमें से 6 आपको पता होंगे और 6 अननोन होंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम में हमें अननोन क्वांटिटी कैसे निकालनी है, इसको हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हमें निकालने से पहले हमें वाई बस मैट्रिक्स को समझना होगा कि वाई बस मैट्रिक्स यानी कि करंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है किसी भी पावर सिस्टम में। तो हम एग्जांपल लेंगे 3 बस सिस्टम का, और यहाँ पर हम समझेंगे वाई बस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। वाई बस यानी कि एडमिटेंस। अब सपोज ये आपका सिस्टम है, सिस्टम को पहले हम देखते हैं। ये आपके जनरेटर हैं, 2 जनरेटर हैं, 2 बस हैं 1 और 2, और एक थर्ड बस है 3। अब आपको सारी बस के बीच में ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन होने का मतलब क्या है कि इन बस के बीच में कोई ना कोई इंपीडेंस होगा, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। Z12 यानी 1 और 2 के बीच में, Z31 यानी कि 1 और 3 के बीच में, Z23 यानी कि 2 और 3 के बीच में। अब सभी बस में कुछ ना कुछ करंट इंजेक्ट हो रहा है, I1 करंट। अब मैं बता रहा हूँ आपको, लोड फ्लो स्टडी में इंजेक्टेड क्वांटिटी को पॉजिटिव लिया जाता है, तो I1 को हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे जो भी इंजेक्टेड है। अब आपने थर्ड बस में एक लोड कनेक्ट किया हुआ है, तो लोड का करंट तो इस तरह ही शो किया जाता है। तो हम अगर जब इसकी स्टडी करेंगे तो I3 को माइनस लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें जो लास्ट में मैट्रिक्स बनाना है उसमें I3 को क्या लिखना है, माइनस लिखना है। क्योंकि हम जितने भी मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें इंजेक्टेड क्वांटिटीज़ के लिए उसको लिखा जाता है। अभी और आपको मैथमेटिकली क्लियर हो जाएगा। थर्ड बस में एक क्या कनेक्ट किया हुआ है, स्टैटिक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको करंट, कुछ ना कुछ करंट आपका यहाँ पर भी जाएगा, ये भी करंट आपको निकालना होगा। अगर आपको इसकी वोल्टेज पता है, सपोज V3 है, तो आप ये करंट निकाल सकते हो। इसका कुछ ना कुछ एडमिटेंस होगा, और हमें पता है कि V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई जेड। और यहाँ पे अगर मैं इसको आई निकालना चाहता हूँ तो V इंटू क्या लिख दूंगा, यहाँ पे Y लिख दूंगा, एडमिटेंस। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करके इस पूरे फॉर्मूले में करंट को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमें इस पूरे को एडमिटेंस की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करने वाले हैं, एडमिटेंस की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने जितने भी इम्पीडेंस थे उनको सबको हमने एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लिया। देन हमें निकालना है ऑल इंजेक्टेड करंट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड करंट को हम नेगेटिव ले रहे हैं। अब मैं I1 क्या लिखूंगा, I1 करंट लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, Y1 माइनस Y3 इंटू Y31 प्लस V1 माइनस V2 इंटू YV12। यानी कि V1 माइनस V3 क्यों लिखा, ये वाली बस है V1 और ये V3, तो V1 माइनस V3 क्या गया, वोल्टेज का डिफरेंस इनटू कर दिया मैंने उसके एडमिटेंस से। तो ये कौन सा करंट हो जाएगा, जो इस लाइन में फ्लो कर रहा है। इसी तरह से मैंने ये वाला करंट निकाल लिया। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, I1 के। इसी तरह के सिस्टम को मैंने तीनों बस में यूज़ किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड बस में मैंने I3 को नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इंजेक्टेड निकालना था। तो इंजेक्टेड निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, I3 इंजेक्टेड निकालने के लिए पहले तो क्या हो गया, यहाँ पे इंजेक्टेड निकालना है तो आपका बस में इंजेक्ट हो रहा है। इंजेक्ट होने का मतलब आप क्या मानोगे इसको, यहाँ पे V3 माइनस V1 लिखोगे। V3 माइनस V1 का मतलब क्या हो गया, V3 इसकी वोल्टेज है इंजेक्ट, यानी कि बस कितना इंजेक्ट कर रही है सिस्टम में, तो V3 माइनस V2 मल्टीप्लाई बाई Y23, V3 माइनस V1 मल्टीप्लाई बाई Y31। उसी तरह से यहाँ पे V3 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई जितना भी आपके इस कैपेसिटर का एडमिटेंस है, इसको हमने Y30 यहाँ पे लिख दिया है।
तीनों क्वांटिटी आपके पास आ गई हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन के आया है, बस मैट्रिक्स, जिसमें हमने कैपिटल वाई को यूज़ किया है। अब इनकी वैल्यू जो आप खुद चेक कर सकते हो, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वाई वन वन की जगह क्या आएगा, वाई थ्री वन प्लस वाई वन टू। इसको जब सॉल्व करोगे तो v1 के साथ, इस मैट्रिक्स को आप देखोगे तो v1 के साथ कौन कंबाइंड हो रहा है, v1 के साथ हो रहा है y31 और y12, यानी कि y कैपिटल y11 की वैल्यू क्या आ गई है, स्मॉल y13 प्लस स्मॉल y12, यही हो गई है। यही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे नीचे आपको नोट कर दी हैं। ये आपका एडमिटेंस मैट्रिक्स है, इतनी वैल्यूज आई हैं। तो इस मैट्रिक्स को आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस मैट्रिक्स को निकालने का सीधा सा कंसेप्ट क्या कहता है, इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल टर्म्स हैं, डायगोनल टर्म्स वाई बस मैट्रिक्स में कैसे निकाली जाती हैं, इनको हम बोलते हैं सेल्फ एडमिटेंस। यानी कि आपको उस बस से जितनी भी लाइन कनेक्टेड है सबका सम कर दीजिए, सबके एडमिटेंस का सम कर दीजिए, तब आपका आता है डायगोनल, आपके पास निकल के आ जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये है, सपोज आपको पी बस का निकालना है डायगोनल, पी तो डायगोनल होगा तो वाई वन वन होगा, या फिर वाई टू टू होगा, या फिर वाई थ्री थ्री होगा, एज इट इज़ वाई एन एन, यानी कि वाई पी पी भी लिख सकते हैं। तो वाई पी पी क्या हो जाएगा, सपोज वन ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है तो वाई पी वन वाई पी टू, इस तरह से वाई पी एन और वाई पी ज़ीरो। वाई पी ज़ीरो का मतलब है सपोज यहाँ पे आपके पास थी, आपको थर्ड बस का निकालना है वाई थ्री थ्री, तो कैसे निकालोगे, कौन कौन सी चीज़ सम होगी, एक तो वाई टू थ्री, वाई थ्री वन, और एक क्या हो जाएगा ये वाला जो है वाई ज़ीरो वन, ठीक है। तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया डायगोनल टर्म्स की। ऐसे ही आपको टू का निकालना है डायगोनल, तो क्या होगा, कौन कौन सी लाइन कनेक्टेड है, एक तो ये वाली कनेक्टेड है, एक ये वाली कनेक्टेड है, दोनों का क्या हो जाएगा, सम कर लेंगे हम। तो ये आपका आ जाएगा वाई बस के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑफ डायगोनल टर्म्स की, तो ऑफ डायगोनल टर्म्स कैसे निकाल जाती है, अगर आपको वाई वन टू निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑफ डायगोनल टर्म्स बहुत ईजी हैं, इनको बोलते हैं म्यूचुअल एडमिटेंस ऑफ डायगोनल टर्म्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब सपोज आपको वन टू निकालना है फिर टू वन निकालना है, दोनों सेम है, टू थ्री निकालना है या फिर थ्री टू निकालना है, दोनों सेम है, थ्री वन निकालना है, वाई वन थ्री निकालना है, दोनों सेम है। क्या सेम है, वाई टू वन क्या होगा, माइनस ऑफ वाई वन टू, यानी कि अगर आप दो बस की बात कर रहे हो, उन दोनों बस यानी कि वाई वन टू यानी कि वन और टू के बीच में, तो वन और टू के बीच में जितना भी आपके पास एडमिटेंस है, पहले इम्पिडेंस होगा उसको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना है हमें, और उस एडमिटेंस को हमें माइनस में लेकर के लिख देना है, तो वो आपका आ जाएगा वाई वन टू वाई टू वन है। सपोज आपको वाई टू थ्री निकालना है तो जो आपका स्मॉल वाई टू थ्री है उसको नेगेटिव करके लिख देना है। तो ये हो गया आपके ऑफ डायगोनल टर्म्स। तो ये इक्वेशंस लिखी जाती हैं, इसको हम जनरल टर्म्स में इस तरह लिख सकते हैं, करंट वोल्टेज। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा है, सारे करंट कैसे लिए हैं, इंजेक्टेड लिए हैं, ठीक है। अब ये जनरल फॉर्मूला है, अगर फाइनली आपको ये याद रखना है आपका काम चल जाएगा। सपोज आपके पास सिस्टम कितना भी बड़ा हो, सपोज आपका सिस्टम है जिसमें आपके पास टोटल 4 बस हैं, तो 4 इंटू फोर का आपका क्या बनेगा, वाई बस मैट्रिक्स। अब 4 इंटू फोर का बनेगा तो आप पहले सपोज लिख लेना वाई वन वन, वाई टू टू, वाई थ्री थ्री और वाई फोर फोर, डायगोनल टर्म्स पहले निकालेंगे। तो वाई वन वन और वाई टू टू, वाई थ्री थ्री, वाई फोर फोर निकालने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, यानी कि जितने भी उस बस से कनेक्टेड लाइन है सबका आपको एडमिटेंस का सम कर देना है, सीधा सा कंसेप्ट है, सबका आपको क्या करना है, सम करना है। जैसे सपोज आपको इस बस का निकालना है तो एक लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है, एक लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है, और एक लाइन आपकी सपोज ये कनेक्टेड है, तो तीनों के एडमिटेंस को क्या करना है, जोड़ देना है। उसके अलावा सपोज यहाँ पे एक लाइन होती, वो आपकी अर्थ से कनेक्टेड होती, कोई कैपेसिटर स्टैटिक कैपेसिटर होता, तो उसको भी आपको क्या कर देना है, वहाँ पर जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ये तो हो गया डायगोनल। ऑफ डायगोनल टर्म्स आपको निकालनी है, सपोज आपको वाई वन टू निकालना होता है या फिर आपको वाई टू वन, दोनों सेम आते। इसको निकालने के लिए कि वाई पी क्यू अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होता, इसी फिगर में आपको बताता हूँ। सपोज आपको वाई टू वन निकालना होता तो फर्स्ट बस सेकंड बस, फर्स्ट और सेकंड, तो इन दोनों बस को जो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कर रही है उसका आपको क्या निकालना होता, एडमिटेंस, और उसको नेगेटिव करके लिख देते, तो आपका क्या बन जाता, कैपिटल वाई वन टू। स्मॉल वाई वन टू है एक्चुअल एडमिटेंस, कैपिटल वाई वन टू है बस मैट्रिक्स का एडमिटेंस, डायगोनल टर्म्स और ऑफ डायगोनल टर्म्स का। तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। अब एक केस क्या बनता है, पहले तो हम जितनी भी हमने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और जितने भी हम बुक्स के अंदर स्टडी करते हैं और प्रोग्रामिंग भी करते हैं, तब हम म्यूचुअल कपलिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं। म्यूचुअल कपलिंग का मतलब है कि एक ट्रांसमिशन लाइन की वजह से दूसरी ट्रांसमिशन लाइन के एडमिटेंस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दोनों आसपास होती हैं उनके। हमने इंडक्टेंस कैपेसिटेंस हम पढ़ी चुके हैं, तो हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम आती है, म्यूचुअल कपलिंग हो जाती है, तो वो सब हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और इस मेथड जो हमने अभी तक देखा है इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हमने ये वाई बस मैट्रिक्स हम एग्जाम में भी लिखते हैं और थ्योरी में भी हम इसी के थ्रू निकाल सकते हैं। और भी मेथड होते हैं, ग्राफिकल टेक्निक्स होती हैं,
मैट्रिक्स बनाकर भी इसको, सिमिलर मैट्रिक्स बनाकर भी सॉल्व किया जा सकता है, वो सब मेथड्स अलग है, बट हमें जो फोकस करना है वो करना है इंस्पेक्शन मेथड्स पे। तो इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम जो है ये फाइंड आउट करते हैं, और इस पूरे मेथड में म्यूचुअल कपलिंग को नेग्लेक्ट किया गया है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर हम संट एडमिटेंस भी आपको नेटवर्क में गिवन होता है। संट एडमिटेंस का मतलब क्या है, आप जानते हो कि अभी जो हमने नेटवर्क बनाया है, ये जो आपका नेटवर्क था, सपोज ये नेटवर्क है, इसमें ट्रांसमिशन लाइन को कैसे शो किया गया है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की फॉर्म में शो किया गया है। शॉर्ट में ओनली क्या होता है, आपका इम्पिडेंस ही होता है, इम्पिडेंस में आर और एल ही शो किए जाते हैं, कैपेसिटेंस और वाई एडमिटेंस को जी को शो नहीं किया जाता है। बट अगर आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है या फिर अगर आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो आप उसको इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में शो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पाई नेटवर्क भी तो आपके एग्जाम में दिया हो सकता है, तो पाई नेटवर्क देने का मतलब ही क्या है कि आपको ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन सपोज दो बस हैं, इन दोनों के बीच में, बस के बीच में सपोज आपकी ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसका आपको इम्पीडेंस पता था, जिससे आपने उसका एडमिटेंस निकाल लिया। अब आपको वहाँ पर एक और चीज़ दे दी, क्या, संट एडमिटेंस कितना दिया है, वाई। तो अगर इस वाई संट एडमिटेंस को, अब आपको उस लाइन के बारे में क्या क्या पता है, लाइन का सीरीज वाला एडमिटेंस आपको पता चल गया और पैरेलल पता है। अब उसको अगर पाई मॉडलिंग में लेकर के जाएंगे तो हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y/2, और यहाँ पर भी क्या आएगा, y/2। ये सपोज आपको जेड गिवन है, यही पाई मॉडल है। तो अगर एग्जाम में आपको दे दिया गया कि लाइन का संट एडमिटेंस भी आपको पता है, सपोज बस 1 और 2 के बीच में कोई लाइन है, उसका आपको संट एडमिटेंस पता है, या फिर आपको डायरेक्टली पाई मॉडल बना के इस तरह का सर्किट बना के वहाँ पर दे दिया, तो वो पाई मॉडल जब बनाएगा तो कैसे बनाएगा, इसको अर्थ कर देगा। यहाँ पे मैं आपको एक फिगर में बताता हूँ। ये आपकी सपोज दो बस हैं जो इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है, ये आपकी बस 3 है और ये आपकी बस 1 है। ये आपको गिवन है y13, पहले से पुराने एग्जाम्पल में भी गिवन था। अब आपको नई चीज़ दे दी है संट एडमिटेंस y। अब आपने इसको क्या किया, पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया, y1 y/2 और y/2। अब आपके क्या हो गए, संट हो गए ये। तो अब आप इसको कैसे, इससे आपके y बस मैट्रिक्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आप सपोज पहले y11 निकाल रहे थे, तो पहले तो y1 क्या था, ओनली y13 था। इस फिगर को देखते हुए तो यही था सिर्फ, और कोई लाइन है नहीं, तो y13 लिखते हैं हम। अब डायगोनल एलिमेंट में चेंज क्या आएगा कि अब आप y11 निकालोगे तो उसमें एक तो y13 आएगा और ऐड हो जाएगा क्या, y/2 भी, y/2 ऐड होगा, क्योंकि हमने अभी संट कैपेसिटर का एग्जांपल देखा था। यानी कि बस 1 से जितने भी आपकी लाइन कनेक्टेड हैं उन सब के एडमिटेंस को हम ऐड करते हैं। और जो 3 है, 3 का पहले अगर आप लिखते y33 तो पहले कितना आता, y13 आता, पर अब कितना आएगा y33 का, y13 प्लस y/2। तो या तो ये इसको क्या बोलेगा, संट एडमिटेंस बोल करके पूछेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है संट ससेप्टेंस। दोनों वर्ड्स में से कुछ भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। या तो आपको देगा वो यहाँ पे संट एडमिटेंस, या फिर आपको देगा संट ससेप्टेंस। तो दोनों को आपको लेकर के चलना है, दोनों से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं, y को, तो y/2 लिख करके हमने किया। और दूसरी बात, इस तरह से ओनली किस में चेंज होता है, ओनली डायगोनल एलिमेंट आपका चेंज होता है, बाकी सब सेम आपका रहता है। यानी कि जब भी संट एडमिटेंस आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो ओनली कौन सी टर्म्स चेंज होंगी, डायगोनल टर्म्स। क्योंकि हम जानते हैं जो आपकी ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं वो आपके संट एडमिटेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि आपकी दो बस के बीच में ट्रांसमिशन लाइन का एडमिटेंस कितना है। उसको हम नेगेटिव में लिख देते हैं तो वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके वाई बस फॉर्मेशंस को कर सकते हैं। जितने भी केस थे मैंने सब बता दिए हैं। अब वाई बस के बारे में लास्ट स्लाइड है ये, इसमें हम ये देखते हैं कि वाई बस मैट्रिक्स को ही क्यों यूज़ किया जाता है। क्योंकि वाई बस मैट्रिक्स आपका स्पार्स मैट्रिक्स होता है, यानी कि यहाँ पर आपका दैट इज़ मोस्ट ऑफ इट्स एलिमेंट आर ज़ीरो। क्योंकि सिस्टम में सपोज आपकी 8 बस हैं और 8 बस में से ऐसा हो सकता है कि 1 और 7 कनेक्ट ना हो, 7 और 8 का आपस में कनेक्ट ना हो, ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल केस है। तो इस वजह से वहाँ पे अगर दो बस कनेक्ट नहीं होंगी तो उनका जो एडमिटेंस है वो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ज़ीरो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। इसीलिए वाई बस मैट्रिक्स को हम फॉल्ट नॉट फॉल्ट नॉर्मल ऑपरेशन में यानी कि लोड फ्लो स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। क्योंकि इससे क्या होती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है कंप्यूटर की वो कम होती है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। बट फॉल्ट स्टडी में हम यूज़ करते हैं जेड मैट्रिक्स का, यानी कि इम्पिडेंस मैट्रिक्स का। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर फॉल्ट होने पे आपके इम्पिडेंस ज़ीरो हो जाता है और आपको जेड मैट्रिक्स में ज़ीरो टर्म्स मिल जाती हैं। बट नॉर्मल ऑपरेशन में जो है आपका एडमिटेंस जीरो होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि सारी बस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो ये वाई बस से पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका
किस तरह से स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस फाइंड आउट की जाती हैं और उनको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। सो थैंक यू।